द डिबेट में आपका स्वागत है। सोचिए कि आपने हाल ही में एक बहुत महंगी घड़ी या शायद 1.25 लाख का नया आईफोन खरीदा है। जो कि हम अक्सर करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं। और जब आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो आपने खुद को कम से कम 10 लॉजिकल कारण दिए होंगे। इसका कैमरा मेरे काम आएगा, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ, या इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। राइट। हम सभी को लगता है कि हम एक स्प्रेडशीट की तरफ फायदे और नुकसान का हिसाब लगाते हैं और फिर एक बेहद एक बहुत ही लॉजिकल फैसला लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये सो कॉल्ड लॉजिक सिर्फ एक बिकाऊ वकील है और फोन खरीदने का जो असली फैसला था वो आपके ईगो ने 10 सेकंड पहले ही ले लिया था। और यही तो इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हम खुद को बहुत रेशनल मानते हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ अपने इमोशनल इम्पल्सेस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और आज हम इसी बेचैन करने वाले सच पर बहस करेंगे। हमारी आज की चर्चा डेविड जे लीबरमैन की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन पर आधारित है। इस चर्चा का मुख्य सवाल यही है, क्या हम इंसान पूरी तरह से अपनी भावनाओं और बायोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के गुलाम हैं, जहां लॉजिक सिर्फ एक इल्यूजन है? या फिर हमारी जो सचेत जागरूकता है, जिसे हम कॉन्शियस अवेयरनेस कहते हैं, वो अंततः इस पूरी इमोशनल प्रोग्रामिंग को हैक करने की क्षमता रखती है। इस डिबेट में मेरी स्थिति ये है कि यद्यपि शुरुआती ट्रिगर इमोशनल होता है, लेकिन रणनीतिक तर्क और अवेयरनेस के जरिए हम इसके मास्टर बन सकते हैं। और मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। इस मटेरियल के आधार पर मेरा मानना है कि हमारे 100% निर्णय इमोशनल होते हैं। 100%। लॉजिक सिर्फ एक पीआर एजेंसी है जो हमारे इमोशनल फैसलों को दुनिया के सामने सही ठहराने का काम करती है। तो आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी फैंटेसी यही है कि वो एक लॉजिकल प्राणी है। किताब एक बहुत ही शानदार और चुभने वाली एनालॉजी पेश करती है। हमारा दिमाग एक वकील की तरह काम करता है और हमारी भावनाएं जज हैं। अब एक कोर्टरूम की कल्पना कीजिए, वहां फैसला कौन सुनाता है? जज सुनाता है। राइट। और हमारी भावनाओं का ये जज सबूतों का इंतजार नहीं करता। जैसे ही आप वो महंगी घड़ी देखते हैं, आपका ईगो, जो कि एक पावरफुल इमोशन है, तुरंत फैसला सुना देता है। ये मुझे चाहिए, इससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा। जज ने अपना हथौड़ा मार दिया, डिसीजन हो गया। और फिर उस बेचारे वकील का काम शुरू होता है। हाँ, अब हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हम खुद को ये नहीं बता सकते कि हम इतने उथले इंसान हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए पैसा फूंक रहे हैं। इससे हमें गिल्ट होगा। बिल्कुल। गिल्ट से बचने के लिए लॉजिक बीच में आता है। हमारा लॉजिकल दिमाग यानी हमारा वकील एक्टिवेट होता है। वो फाइलें खोलता है और तर्क गढ़ता है कि अरे इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। लेकिन सच्चाई ये है कि घड़ी ईगो ने खरीदी है। लॉजिक केवल उस फैसले पर एक सुंदर सा कवर चढ़ा रहा है ताकि हम अपनी नजरों में समझदार बने रहें। असली नियंत्रक भावनाएं ही हैं। आपकी ये कोर्टरूम वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे एक अलग दिशा से देखती हूँ। अगर इंसान का लॉजिक सिर्फ एक सजावटी भ्रम है, एक ऐसा वकील है जो हमेशा जज के आगे सिर झुका लेता है, तो हम और आप बैठकर अपने ही दिमाग का ये विश्लेषण कैसे कर पा रहे हैं? मतलब, आप किस विश्लेषण की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है कि इंसान के पास अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने की जो क्षमता है, वो कहाँ से आती है? किताब स्पष्ट रूप से 10 सेकंड का पॉज लेने की बात करती है। जब कोई इंसान खुद से ये पूछता है कि क्या मैंने ये घड़ी सच में इन्वेस्टमेंट के लिए ली है या मैं सिर्फ शो ऑफ करना चाहता हूँ, तो ये सवाल पूछने वाला हिस्सा कौन सा है? वो जज नहीं हो सकता और वो बिकाऊ वकील भी नहीं है। ये विशुद्ध लॉजिक है जो एक ऑब्जर्वर की तरह बाहर खड़ा है। ये जो ऑब्जर्वेशन के जरिए उस हिडन इंजन को समझने की क्षमता है, वही हमें कठपुतली से इंसान बनाती है। लॉजिक केवल एक वकील नहीं है। अगर हम उसे सही से ट्रेन करें तो वो एक रणनीतिकार बन सकता है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन जब आप कहती हैं कि लॉजिक रणनीतिकार बन सकता है, तो मुझे लगता है कि हम दिमाग की असली बायोलॉजिकल सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारे सारे तथाकथित स्मार्ट विकल्प वास्तव में कॉर्टिसोल या डोपामाइन जैसे रसायनों के गुलाम हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी सोचने समझने की प्रक्रिया सिर्फ हार्मोन्स का एक कॉकटेल है? 100%। जरा रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं।
एक स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ता, लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले वो अचानक अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता है और 12 घंटे लगातार पढ़ता है। क्या वो अचानक रात के 2 बजे बहुत लॉजिकल हो गया? नहीं, वो पैनिक कर रहा है। एग्जैक्टली। उसके खून में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, का स्तर भयानक रूप से बढ़ गया है। फेल होने का डर उसे ड्राइव कर रहा है। कॉर्टिसोल ने उसकी नजरों को सिकोड़ दिया है। ये लॉजिक नहीं है, बल्कि एक हिडन बायोकेमिकल इंजन है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन एक और उदाहरण सुनिए। रिश्तों में क्या होता है? किताब इशारा करती है कि कैसे व्हाट्सएप के एक ब्लू टिक से हमारी नींद उड़ जाती है। आपने मैसेज किया, सामने वाले ने पढ़ लिया, पर रिप्लाई नहीं किया। अगले 5 मिनट में आपकी सेल्फ वर्थ जमीन पर आ गिरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डोपामीन का हिट मिलने वाला था, वो नहीं मिला। हम केवल इन केमिकल्स के स्तर पर नाच रहे हैं। आपकी ये बात बहुत वजनदार है कि केमिकल्स का असर गहरा होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या आपने इस बात पे गौर किया है कि ये जो आत्म मंथन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो स्वयं उस केमिस्ट्री को देखने की क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है? वो कैसे भला? देखिए, यदि दिमाग पूरी तरह से डोपामीन या कॉर्टिसोल के अधीन है, तो इंसान ये मेटाकॉग्निशन कैसे कर पाता है? मेटाकॉग्निशन मतलब अपने ही विचारों के बारे में सोचना। जब आप एग्जाम से एक रात पहले घबराते हैं, लेकिन फिर खुद से कहते हैं मैं अभी पैनिक कर रहा हूं, मुझे गहरी सांस लेनी चाहिए, तो ये कौन कर रहा है? ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिक और रीजनिंग का केंद्र है। ऑथर का तर्क है कि 90% लोग इस हिडन इंजन को समझे बिना पूरी जिंदगी सिर्फ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो इसे डिकोड कर लेता है वो मास्टर बन जाता है। जब आप जान लेते हैं कि गुस्से का मतलब सिर्फ आपके खून में एड्रेनालिन का एक स्पाइक है, तो आप उस केमिकल स्टॉर्म को गुजर जाने दे सकते हैं। ये जो वीटो पावर है, ये दर्शाता है कि लॉजिक सिर्फ एक भ्रम नहीं है। जियां उड़ जाती हैं। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारा वजूद एक कार है। इस कार में हमारा गुस्सा एक्सेलरेटर है, डर उस कार का ब्रेक है, और हमारा मोह या अटैचमेंट कार का स्टीयरिंग व्हील है। और हमारा लॉजिक कहाँ है? डिक्की में। लगभग वही। लॉजिक पीछे की सीट पर बैठा हुआ एक पैसेंजर है। हम सोच रहे हैं कि हम डेस्टिनेशन तय कर रहे हैं, लेकिन असल में गाड़ी को चला हमारी भावनाएं ही रही हैं। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। आप बहुत शांत दिमाग से ड्राइव कर रही हैं। अचानक ट्रैफिक में कोई गाड़ी आपको गलत तरीके से ओवरटेक करती है और ड्राइवर आपको एक भद्दी गाली दे देता है। उस एक माइक्रोसेकंड में क्या होता है? आपका एमिगडाला हाईजैक कर लेता है। बिल्कुल। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खून हाथों की तरफ चला जाता है, और आपका पूरा सिस्टम उस व्यक्ति पर पलटवार करने के बारे में सोचने लगता है। उस माइक्रो सेकंड में आपका 10 सेकंड का पॉज लेने वाला लॉजिकल दिमाग कहाँ होता है? वो शटडाउन हो जाता है। यह स्पष्ट बायोकेमिकल डिटर्मिनिज्म है। मैं आपकी इस कार वाली एनालॉजी की सराहना करती हूँ। ये उस पल की सच्चाई को बहुत सटीक तरीके से बयान करती है। लेकिन बात सही है, जरा इस एंगल से सोचिए। ये एनालॉजी सिर्फ उस एक माइक्रोसेकंड पर फोकस कर रही है। आप मान रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ उसी पल में हावी होती है जब गाली पड़ती है। लेकिन क्या कार का परफॉर्मेंस सिर्फ एक्सेलरेटर दबाने पर निर्भर करता है? इंजन ऑयल या टायर प्रेशर का क्या? आप आदतों या बेसलाइन की बात कर रही हैं। हाँ, ऑथर का मुख्य तर्क केवल उस 10 सेकंड के रिस्पॉन्स के बारे में नहीं है। वो बताता है कि हम अपनी केमिस्ट्री को लंबी अवधि में संतुलित कर सकते हैं। सही डाइट, 8 घंटे की नींद, एक्सरसाइज। साइंस कहता है कि अगर आप रात को सिर्फ 4 घंटे सोए हैं तो आपका एमिगडाला 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक में गाली पढ़ने पर आप पक्का लड़ पड़ोगे। राइट, वो तो होगा ही। लेकिन अगर आपने लॉजिकली ये तय किया है कि आप रोज रात 10 बजे सोएंगी, डाइट में शुगर कम रखेंगी, तो ये क्या है? ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक लंबी अवधि की लॉजिकल प्लानिंग है। ये पीछे बैठा पैसेंजर है जो गाड़ी के गैराज में जाने से पहले ही तय कर रहा है कि कार में कौन सा फ्यूल डलेगा। तात्कालिक बायोकेमिस्ट्री भले ही हमें एक झटके के लिए हाईजैक कर ले, लेकिन हमारा दीर्घकालिक सचेत तर्क उस पूरे बायोकेमिकल इंजन को ही रीडिजाइन कर सकता है। देखो, मैं आपके इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप कह रही हैं कि डाइट और नींद को हम लॉजिक से कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए कि उसके पीछे का क्यों क्या है। आप बेहतर डाइट क्यों लेती हैं? जिम क्यों जाती हैं? क्या आप एक स्प्रेडशीट के आधार पर जाती हैं? नहीं, आप इसलिए जाती हैं क्योंकि आपको बीमारियों से डर लगता है। या फिर अच्छा महसूस करने के लिए। एग्जैक्टली, अच्छा दिखने की इच्छा, समाज की वैलिडेशन, हमारा हर एक सो कॉल्ड लॉजिकल कदम अंततः किसी न किसी इमोशनल जरूरत को पूरा करने के लिए ही उठाया जाता है। लॉजिक तो सिर्फ उस डर या इच्छा को पूरा करने का सबसे कुशल रास्ता खोज रहा है। हार्मोन्स और इमोशंस का इनपुट हमेशा रहेगा, मैं इसे नकार नहीं रही। लेकिन यहीं पर किताब वेपनाइजिंग इमोशंस का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट पेश करती है। ऑथर स्पष्ट रूप से कहता है कि इमोशन एक कच्ची ऊर्जा है, रॉ एनर्जी। वेपनाइजेशन यानी अपनी भावनाओं का इस्तेमाल हमले के लिए करना। हमले के लिए नहीं, रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना। जैसे बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का उदाहरण। जब उन्हें कोर्ट पर कोई अपमानित करता था तो वे उस गुस्से को एक झगड़े में बर्बाद नहीं करते थे। उन्होंने अपने उस गुस्से को, उस एड्रेनालिन को अपने गेम में हथियार बनाया। तबाही में नहीं, बल्कि चैंपियनशिप जीतने में निवेश किया। लेकिन गुस्सा तो फिर भी गुस्सा ही है ना? यही तो फर्क है। एक और उदाहरण देती हूँ, उदासी को लीजिए। उदासी एक बायोलॉजिकल अलार्म है जो बताता है कि जिंदगी में कुछ गलत है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन किताब कहती है कि उस सैडनेस को आर्ट, राइटिंग या डीप वर्क में मोड़ा जा सकता है। इसके लिए एक स्पष्ट 4 स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है: पॉज, लेबल, रीडायरेक्ट और रिपीट। ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत रैशनल लगता है, लेकिन असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे सॉलिड न्यूरोसाइंस है। जब आप अपनी भावना को लेबल करती हैं, यानी जब आप खुद से जोर से कहती हैं मुझे इस वक्त भयंकर गुस्सा आ रहा है, तो ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि आपके एमिगडाला की एक्टिविटी तुरंत कम हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का बहाव बढ़ जाता है। ओह वाह, सिर्फ नाम लेने से? हाँ, आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग के ब्लड सप्लाई को शिफ्ट कर रही हैं। ये उच्च स्तरीय बौद्धिक नियंत्रण का स्पष्ट प्रमाण है। ऊर्जा भले ही इमोशन से आ रही हो, लेकिन उसे कहाँ इस्तेमाल करना है, ये विशुद्ध रूप से मास्टर यानी आपके लॉजिक का काम है। ये न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट वाला पॉइंट सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं फिर भी आपके मूल निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं। जब आप कहती हैं कि माइकल जॉर्डन ने अपने गुस्से को गेम में डाला, तो सवाल फिर वही आ जाता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जीतना उनके लिए सब कुछ था। जीत से उन्हें डोपामाइन मिलता। तो आप कह रहे हैं कि एंड गोल अभी भी इमोशनल ही था? बिल्कुल। लॉजिक यहां सिर्फ एक नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस है। जीपीएस आपको बता सकता है कि सबसे तेज रास्ता कौन सा है, लेकिन गाड़ी को आगे बढ़ाने का जो असली पेट्रोल है वो अभी भी भावनाएं ही हैं। बिना पेट्रोल के दुनिया का सबसे बेहतरीन जीपीएस भी कार को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकता। जब आप एनर्जी को रीडायरेक्ट करती हैं तो वो भी एक इमोशनल पे ऑफ के लिए ही आता है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही बारीक लेकिन क्रिटिकल अंतर है। आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य खुशी महसूस करना है, इसलिए लॉजिक गुलाम है। लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसा सोचना चॉइस की ताकत को बहुत कम आंकना है। ऑथर ने बहुत गहरी बात कही है। गुलाम इंसान हर इमोशन को रिएक्शन में बदल देता है, जबकि मास्टर इंसान हर इमोशन को स्ट्रैटेजी में बदल देता है। अगर जीपीएस यह तय करे कि फ्यूल का इस्तेमाल घर जलाने में करना है या रॉकेट लॉन्च करने में, तो असली नियंत्रण जीपीएस के पास ही है। लेकिन फ्यूल के बिना नेविगेशन। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। चॉइस केवल एक पल की चीज नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि जब आप बार बार सही चॉइस करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। आप अपने दिमाग की फिजिकल वायरिंग को बदल रहे हैं। एक समय के बाद शांत रहना आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाता है। हम अपने सॉफ्टवेयर को खुद कोड कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हमें इंसान के इस आंतरिक द्वंद्व को समेटना होगा। पूरी चर्चा के आधार पर मेरी स्थिति यही है कि हमें सबसे पहले इस गहरे भ्रम से बाहर आना चाहिए कि हम पूरी तरह से लॉजिकल इंसान हैं। किताब में एक बहुत गहरा सिद्धांत है, द मिरर ऑफ लाइफ, यानी दुनिया हमारे भावनाओं का ही आईना है। राइट। हमारी बाहरी जिंदगी हमारे अंदर के इमोशनल पैटर्न का ही रिफ्लेक्शन है। अगर हम अंदर से डरे हुए हैं तो हर सिचुएशन में खतरा नजर आएगा।
ये मान लेना कि हमारी भावनाएं ही हमारा सच्चा इंजन हैं और हमारे लॉजिकल फैसले सिर्फ डर छिपाने के लिए होते हैं, यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही नियंत्रण पाने का पहला कदम है। और मेरी स्थिति ये है कि यद्यपि मैं मानती हूँ कि भावनाएं हमें कच्ची ऊर्जा देती हैं, लेकिन उस ऊर्जा को तबाही के बजाय निर्माण की ओर मोड़ने का कार्य सचेत अवेयरनेस का है। एक जंगली नदी गांव को डुबा सकती है, वो रॉ इमोशन है, लेकिन अगर आप डैम बनाकर टरबाइन लगाएं तो वही पानी शहर रोशन कर सकता है। मास्टर वो है जो रणनीति बनाता है, केवल बायोलॉजी के आधार पर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही क्रिटिकल बिंदु पर पूरी तरह से सहमत हैं, और वो यह है कि अपनी भावनाओं को दबाना, रिप्रेशन, सबसे विनाशकारी चीज है। इसमें कोई शक नहीं है। बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो या रोना कमजोरी है, लेकिन इमोशन एक बायोलॉजिकल एनर्जी है। उस ऊर्जा को अगर आप दबाएंगे तो या तो गहरा डिप्रेशन होगा या किसी दिन एक भयंकर विस्फोट। सही बात है। ऑथर स्पष्ट करता है कि इमोशन न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा। गुस्सा बुरा नहीं है, उन भावनाओं का गलत इस्तेमाल करना ही असली समस्या है। बिल्कुल, और यहीं हमारी दृष्टिकोण मिलते हैं। आप कहते हैं कि भावनाओं के प्रभाव को पहचानना जरूरी है, और मैं कहती हूँ कि उस ऊर्जा को वेपनाइज करना जरूरी है। दोनों ही स्थितियों में सेल्फ अवेयरनेस केंद्र में है। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें या अचानक गुस्सा हो जाएं, तो खुद से पूछेगा, क्या आप अपनी बायोकेमिस्ट्री के गुलाम बनकर रिमोट कंट्रोल पर नाच रहे हैं, या आप उस 10 सेकंड के पॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम सिर्फ केमिकल्स का एक चलता फिरता बैग नहीं है। हर सुबह हम एक नई चॉइस के साथ उठते हैं। और सवाल बस यही है कि आपकी इस केमिकल फैक्ट्री का असली मैनेजर कौन है, आप या आपके रसायनों का अंधा तूफान? द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और अपनी ही चॉइसेस पर सवाल करते रहिए।